हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस यानी विज्ञान से ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। तो जितने बच्चे क्लास 8 में पढ़ रहे हैं और आप इस वीडियो से जुड़ गए तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ से हम लोग 50 क्वेश्चन को आज देखने वाले हैं। जो जैक बोर्ड फाइनल बोर्ड एग्जाम आपका 28 तारीख है, वहाँ से आपको बहुत ही क्वेश्चन यहाँ से आपका देखने को मिल सकता है फाइनल बोर्ड एग्जाम में। तो बिना लेट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर का सिलसिला को देखने से पहले थोड़ा सामान्य निर्देश देख लेते हैं। 50 प्रश्न रहने वाले हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्न का एक एक अंक दिए जाएंगे। प्रश्न पर 4 विकल्प रहेगा, आपको अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद जवाब देना है। गलत होने पर कोई भी ऋणात्मक अंक नहीं है, यानी कि कोई भी नंबर्स नहीं काटे जाएंगे। तो चलिए विदाउट स्किप वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के सामने। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा पढ़िए। सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है? जी हाँ, हम बताएं सूक्ष्म जीव ऐसे जीव जो बहुत छोटे होते हैं, हम लोग बिना यंत्र की मदद से नहीं देख सकते। तो ऑप्शन आपके सामने यहाँ पढ़ देते हैं। वायु में, पानी में, जीवित वस्तु में या फिर उपरोक्त में सभी। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? बच्चा को ये पता है, हम पिछले क्लास में मॉक टेस्ट में भी हम ये पूछ चुके हैं क्वेश्चन। तो आपको बिल्कुल लेट नहीं करना और जवाब देना। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी चुने हैं, सूक्ष्म जीव वायु में, पानी में, मिट्टी में, जीवित वस्तुओं में, हर जगह रहते हैं, तो उपरोक्त में सभी, ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी चुने, एक का बिल्कुल आप सही जवाब दिए हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। जी हाँ, निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। पोलियो, हैजा या फिर मलेरिया? कौन सा बीमारी होते हैं मच्छर से? तो ये भी पता है, मौ से मच्छर, और याद रखिए मौ से मलेरिया। ऑप्शन नंबर डी, जितने बच्चों ने बताया मलेरिया, आप बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। एक ट्रिक्स बताते हैं, मौ से मच्छर और मौ से मलेरिया होते हैं, यहाँ से भी आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बिना लेट के, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पढ़ते हैं। तो चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे बताए गए, थोड़ा देखिए क्वेश्चन नंबर 3। बायोडीजल के निर्माण में कौन सा सूक्ष्मजीव सहायक है? ऑप्शन दिया हुआ प्रोटोजोआ, जीवाणु एंड सेवाल, कवक। 4 ऑप्शन है और 5 सेकंड का टाइम भी देते। तो बिना लेट के आप जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स से बता दीजिए, ताकि हम समझ जाएंगे आप मन लगा के पढ़ाई करें। तो जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पर लॉक किए, आप बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। बायोडीजल के निर्माण में सेवाल का उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, आ जाइए जल्दी से, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये आपका मॉडल प्रश्न पत्र है 2025 का, जो जैक बोर्ड ने जारी किया मॉडल प्रश्न पत्र, वहां से हम लोग सवाल को देख रहे हैं। तो बिल्कुल आप ये नहीं सोचना है कि कौन सा प्रश्न सर लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल विदाउट स्किप देखिए वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका कौन है? इसका ऑप्शन भी नहीं पढ़ना है और आपको जल्दी से आपको जवाब दे देना। 4 ऑप्शन आपके सामने है। अमीबा, माइकोप्लाज्मा, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, बच्चा को पता। ऑप्शन नंबर बी, जितने बच्चों ने बताया शुतुरमुर्ग का अंडा, बिल्कुल आप सही जवाब दिए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आ जाइए 5 पे। कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है? जी हाँ, गुणसूत्र पढ़ाए थे हम पिछले क्लास में, आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ा चुके हैं। ऑफलाइन क्लास आपको पता है ना, आलम कोचिंग सेंटर में जितने बच्चे पढ़ते हैं, आपको यानी कि ये सब पढ़ाया गया है पहले ही। तो गुणसूत्र कितने होते हैं? 23 जोड़े। तो टोटल 46 होते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। और हम ये भी बताएं कि पुरुष में जो गुणसूत्र होते हैं XY गुणसूत्र होते हैं और महिला में XX गुणसूत्र होते हैं। ये हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं, आपको तो बिल्कुल लेट नहीं करना। लेकिन यहाँ पर सवाल पूछा है कि गुणसूत्र कहाँ पर रहते हैं, कोशिका के किस अंग पर? क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा देखिए। केंद्रक में, कोशिका द्रव में, कोशिका भित्ति में या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है और आपके पास 5 सेकंड भी है और यहाँ से टाइम खत्म होता है। और देखते हैं कितने बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिए। देखते हैं, कंप्यूटर जी लॉक कर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए बच्चा बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्रक में, कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है? केंद्रक में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव रूप में पाई जाती है? सिंपल से सवाल पूछा, थोड़ा क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया कि कौन से धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ये हम पिछले क्लास में, जो पिछले क्लास का वीडियो जो देखें बच्चे हैं, अगर नहीं देखे तो जाकर के देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम वहाँ से कराए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, जितने बच्चों ने चुने हैं, पारा। और पारा का संकेत हम बताए थे क्या होता है? Hg। कमरे के ताप पर पारा धातु द्रव रहते हैं और कमरे के ताप पर अधातु में ब्रोमीन, अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन क्या रहते हैं? द्रव अवस्था में रहते हैं, जिसका Br संकेत होता है। तो चलिए बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। एक्सरे करते
हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है? सभी बच्चे को पता है एक्स-रे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है? टीन का किया जाता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर, टीन का नहीं हो सकता है सर, टीन ये गलत हो जाएगा। सोना नहीं सर, ये भी गलत है। तांबा ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बचा डी, तो इस पर क्लिक कर दिया जाए तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेड, लेड का उपयोग किया जाता है, लेड का उपयोग किया जाता है। एक्स-रे करने हेतु किस धातु का उपयोग होता है? शीशा का, यानी कि लेड का। ऑप्शन नंबर डी जितने बच्चों ने चुने हैं 7 का, बिल्कुल आप सही जवाब दिए, बिल्कुल आप सही जवाब दिए हैं। विच मेटल इज यूज्ड फॉर एक्स-रे? लेड इज द राइट आंसर, लेड इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 8 पे। झारखंड के जादूकोड़ा, जी हाँ, झारखंड के जादूकोड़ा में किस धातु का प्रचुरता विद्यमान है? यानी कि झारखंड का जो जादूकोड़ा है कौन से खनिज के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है? बच्चा बच्चा को पता है। कोयला झरिया फेमस है, कोयला के लिए झरिया फेमस है। उसी प्रकार अभ्रक कोडरमा फेमस है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया यूरेनियम, तो यूरेनियम बिल्कुल जादूकोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी जितने बच्चों ने चुने, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही जवाब दिए, बिल्कुल सही। तो जितने बच्चों ने यूरेनियम के लिए जादूकोड़ा, यानी कि जादूकोड़ा जो जगह है किस जिले में है, थोड़ा नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए जल्दी। पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम में। तो जादूकोड़ा में यूरेनियम निकलते हैं, और जब यूरेनियम को निकाला जाता है वहाँ पर इतना रेडिएशन फैल जाते हैं कि वहाँ की जो महिलाएं बहुत ऐसी माएँ होती है जो माँ नहीं बन पाते, यानी कि अपने बेटे का जन्म नहीं दे पाते, बेटियों का जन्म देते हैं तो बच्चा मर जाते हैं। तो बहुत दुख की बात है कहीं ना कहीं यूरेनियम। झारखंड ऐसे भी फेमस है। झारखंड का अर्थ होता है, झार का अर्थ होता है, जी हाँ, झार का अर्थ होता है झाड़ी, और खंड का अर्थ होता है पहाड़ी और खनिज। तो झारखंड एक खनिज से भरा हुआ राज्य है, जो हम लोग बहुत ही सोचने जाएंगे तो हम लोग बहुत ही खुशनसीब है जो झारखंड राज्य में हम लोग का जन्म हुए हैं। और बट हम लोग का डेवलप बहुत पीछे रह गया। आप समझ सकते हैं कि झारखंड खनिज से भरा हुआ, फिर भी झारखंड उतना डेवलप नहीं हुआ है अदर स्टेट के कंपैरिजन में। तो हम लोग को थोड़ा ध्यान देना है, एजुकेशन हासिल करना है। एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन जब हम लोग हासिल कर लेंगे तब हम लोग हर चीज़ का अच्छे से यूटिलाइज कर लेंगे। तो बिना लेट के क्वेश्चन नंबर आज एक क्वेश्चन नंबर 9 पे। जी हाँ, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीट कर चादर बनाई जाती है। जी हाँ, पीट कर, बच्चा को पीटना नहीं, यहाँ पर धातु को पीटने बोल रहा है कि धातुओं का कौन सा गुण है जिसमें पीट कर उसको चादर बनाए जाते हैं? तन्यता में खींचते हैं, बिल्कुल कुचालकता नहीं हो जाएगा। आघातवर्ध्यता, जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी चुने हैं, आघातवर्ध्यता। धातु का वह गुण जिसमें उसके पीट कर पतली चादर बनाए जाते हैं तो उसको कहलाते हैं आघातवर्ध्यता, आघातवर्धीनता यहाँ पर लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। इनमें से ऊष्मा के सबसे कम चालक धातु कौन सा? जी हाँ, यहाँ पर ध्यान से देना, ध्यान से क्वेश्चन देखने का। ऊष्मा बोल रहा है कि सबसे कम चालक किसमें सबसे कम जाता है, धीरे धीरे जाते हैं? तो एल्युमिनियम, चांदी, सोना, पारा। तो इसका सही आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी भर देना चाहिए। अभी तक ऑप्शन नंबर बी पारा जितने बच्चों ने चुने आप बिल्कुल सही जवाब दिए, बिल्कुल सही जवाब दिए। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है? पिछली क्लास में हम ये पढ़ा चुके हैं, बिना लेट के इसका आंसर बताते हैं। आशुद्ध जल इज द राइट आंसर हो जाएगा। आशुद्ध जल बिल्कुल सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, इसमें बिजली पास नहीं होते, विद्युत का कुचालक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। जी हाँ, किसी धातु पर इच्छित धातु की परत, जी हाँ, निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये भी हम लोग का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे उसमें मिल गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, विद्युत लेपन, विद्युत लेपन। जी हाँ, विद्युत लेपन। किसी धातु पर इच्छित धातु की परत को निक्षेपित करने की क्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। पिछले क्लास जो अटेंड किए हैं आप सही जवाब दे पा रहे हैं और अच्छे से आप पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। निम्नलिखित में से किनमें आंतरिक जनन होता है? पिछले क्लास में यही क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसमें बहाई था। तो बहाई में मछली हो जाएगा, मेढक हो जाएगा, स्टारफिश हो जाएगा। बचा क्या? मुर्गी। मुर्गी में आंतरिक जनन होता है, और मेढक, मछली में, स्टारफिश, ये सब में बहाई होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जितने बच्चों ने चुने आप बिल्कुल सही जवाब दिए। आज एक क्वेश्चन नंबर 14 पे, हाइड्रा। ये भी सवाल हम लोग को पिछली वीडियो में देखने को मिला था। क्वेश्चन को सिर्फ पलट देता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना है। हाइड्रा, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। हाइड्रा में, जी हाँ, हाइड्रा में जनन किस विधि द्वारा होता है? तो मुकुलन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जितने बच्चों ने चुने हैं आप बिल्कुल सही जवाब दिए। आज एक क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए, 15 पे आ जाइए। 15 पे क्या पूछा है? पृथ्वी के सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ वायुमंडल के दबाव। जी हाँ, पृथ्वी के सतह से जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर जाएंगे तो वायुमंडलीय दबाव कम होता जाएगा। इसलिए कभी गर्मियों के दिन में जब हवाएं गर्म हो जाती है और ऊपर उड़ती है, गर्मियों के दिन में हवाएं गर्म हो जाती है और ऊपर उड़ते हैं, तो कभी कभी
नाक से ब्लड जारी हो जाता है। आप देखे होंगे, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो पृथ्वी के सतह की ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दबाव घट जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। जितने बच्चों ने चुने बिल्कुल आप सही जवाब दिए हैं। वायुमंडलीय दाब घट जाते, ऊंचाई जाने से वायुमंडलीय दाब घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। दाब का एसआई मात्रक, दाब का एसआई मात्रक पिछले क्लास में हम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास में आपको बता चुके हैं। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, इसका संकेत पीए होता है, इसका संकेत पीए होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आज 17 पे आ जाइए। निम्नांकित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? जी हाँ, गुरुत्व, चुंबकीय, स्थूल विद्युत बल, घर्षण बल। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए कौन सा संपर्कित बल है। ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है और अभी तक आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल आपको रिवाइज करना है अच्छे से, हर सवाल को अच्छे से पढ़ना है, तब जाकर के आप फाइनल बोर्ड में A+ ला पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, घर्षण बल। 17 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अदहनशील है? दहनशील का मतलब जलने वाला, अदहनशील का मतलब नहीं जलने वाला। तो लकड़ी जलने वाला है, बिल्कुल सही है। पेट्रोल जलने वाला है, कोयला जलने वाला है, अदहन, ये सब दहनशील है। बचा क्या? एक पत्थर। पत्थर क्या है? अदहनशील। अदहनशील इज द राइट आंसर। स्टोन है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। जितने बच्चों ने 18 को चुने, आप बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए। 19 पे क्या सवाल पूछा है? क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से पढ़िए। किसी पदार्थ के दहन का पोषक क्या है? जी हाँ, पदार्थ का जलने के लिए क्या चाहिए? कार्बन, जल, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चाहिए। हम लोग को जिंदा रहने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए और आग लगने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए पेड़ पौधा ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। जी हाँ, किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग, हम लोग जब आग लगाते हैं, मोमबत्ती वगैरह जलाते हैं, तो उसका जो क्षेत्र होता है, 3 क्षेत्र, जो बाह्य, मध्य एंड आंतरिक। तो सबसे गर्म याद रखिए, सबसे गर्म होता है सबसे बाहरी भाग, सबसे ज़्यादा गर्म होता है। ऑप्शन नंबर बी का ए। जितने बच्चों ने चुने बिल्कुल आप सही जवाब दिए। बिल्कुल आप ऑप्शन नंबर ए सही चुने हैं, बिल्कुल आप सही चुने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए। बहुत ही जल्दी हम लोग आज क्वेश्चन आंसर के सिलसिला को खत्म करने वाले हैं और इसी प्रकार हम लोग डेली आएंगे और डेली क्वेश्चन से सीखने को यहाँ मिलेगा। अलग न्यू न्यू क्वेश्चन और जैक बोर्ड से रिलेटेड जो फाइनल बोर्ड एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आएंगे, मॉडल प्रश्न पत्र आएंगे। तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने जाना है। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए क्या है। निम्नलिखित में से कौन दो गुणसूत्र मिलकर नर शिशु का जन्म यानी कि विकसित होता है? तो नर शिशु यानी कि लड़का का जन्म होता है। हम बताएं, अभी जस्ट पहले बताया, जस्ट पहले आपको बताया गया है। जो गुणसूत्र होते हैं लड़के में XY गुणसूत्र होते हैं और लड़की में XX गुणसूत्र होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। जितने बच्चों ने नर शिशु बोला तो ऑप्शन नंबर बी। जितने बच्चों ने चुने हैं बिल्कुल आप सही जवाब दिए, बिल्कुल आप सही जवाब दिए। XY नर शिशु, मादा शिशु के लिए XX होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाइए। विश्व एड्स दिवस कब मनाए जाते हैं? बिना लेट के इसका आंसर बताते। 1 दिसंबर, 1 दिसंबर, 1 दिसंबर। बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाइए। बिना लेट किए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर के सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला स्त्री में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? तो बिना लेट के इसका आंसर देखते हैं कितने बच्चों को पता है। 28 डेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 28 दिन होते हैं। ठीक है, बच्चे को पता होना चाहिए सभी क्वेश्चन। ये सब बायोलॉजी से रिलेटेड है तो आपको बायोलॉजी का भी नॉलेज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा है सवाल देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी, वास्तविक, धुंधला या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताना है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन। जी हाँ, 4 ऑप्शन दिया क्वेश्चन 24 में, तो जल्दी से बता दीजिए। समतल दर्पण, जो हम लोग को घरों में दर्पण होता है, समतल दर्पण होते हैं, तो आभासी होता है। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है। वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाली वस्तु को भी देख सकते हैं। हम लोग पिछले क्लास में ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 आप अच्छे से पढ़िए। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस्कोप इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों को कौन नियंत्रित करता है? पुतली, कॉर्निया, रेटिना, आइरिस। जी हाँ, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। हम लोग के आंख के रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं और आइरिस के अंदर एक होल होता है जिसको पुतली कहते हैं। जब हम लोग धूप में निकलते हैं तो सिकुड़ जाते हैं और कम रोशनी में रहते तो फैल जाते। बिल्कुल पुतली इसको कंट्रोल करते हैं, पीपल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। 26 का ऑप्शन नंबर ए। जितने बच्चों ने चुने आप बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब दिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाइए। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली 1 अक्टूबर से दिसंबर तक फसल की कटाई
वाली फसल को क्या कहते हैं? क्वेश्चन को थोड़ा-सा समझना है। वर्षा ऋतु का बात आ गया तो हम लोग कॉमन साइंस लगाना, बारिश के दिनों में कौन से फसलों को लगाते हैं? तो बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खरीफ फसल, धान, मकई, बाजरा ये सब तो लगाते हैं बारिश के दिनों में। और अभी शीत का दिन है, अभी ठंडी का मौसम है तो हम लोग गेहूँ, चना जो लगाते हैं, जो कम बारिश यानी कि कम पानी चाहिए लोग को तो हम लोग शीत के दिन में लगा देते हैं। तो वर्षा ऋतु में खरीफ फसल बोया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए जी हाँ, स्वपोषी पोषण। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। स्वपोषी पोषण का उदाहरण क्या है? ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। एक पेड़, ये जो एक पेड़ बना देते हैं, ये जो पेड़ है, ये जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, ना कि हम लोग देते हैं। सूर्य के प्रकाश से अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके पत्तियों द्वारा जाइलम फ्लोएम के माध्यम से ये अपने खाने को पहुंचा लेते, बना लेते हैं। तो बिना लेट के इसका आंसर हम लोग बताते हैं। चलिए देखते हैं कितने बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। सही जवाब दिए हैं स्वपोषी पोषण। गाय बिल्कुल नहीं होगा, बकरी बिल्कुल नहीं होगा, दूसरे पर निर्भर है। तिलचट्टा बिल्कुल दूसरे पर निर्भर है। आम, अमरूद का पौधा बिल्कुल, जितने भी पेड़ पौधा हैं ये खुद अपना भोजन बनाते, किसी के यहाँ नहीं जाते हैं थोड़ा चाय दे दीजिए, थोड़ा पानी दे दीजिए, थोड़ा खुद अपने लिए ये क्या बोलते हैं, अपने आप पर ही निर्भर रहते, किसी पर निर्भर नहीं रहते। अपना भोजन सूर्य के माध्यम से बना लेते हैं, सूर्य की हेल्प की मदद से, उसमें सौर ऊर्जा से रोशनी लेते हैं, ज़मीन से पानी खनिज लवण खींच लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की क्या किया जाता है? जुताई, कटाई, भंडारण, धुलाई। बिल्कुल आपको सोचना नहीं, हार्वेस्टर मशीन सब कोई देखे होंगे। आप किसान एरिया से आते, आप गांव देहात से बिलोंग करते हैं। जो किसान भाई लोग हैं, पता है कि बहुत ही मेहनत करते हैं, उसके बाद फसल अनाज को इकट्ठा करते हैं। और जो बड़े बड़े किसान हैं वो हार्वेस्टर मशीन का भी प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कटाई करते हैं, हार्वेस्टर मशीन द्वारा कटाई की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बड़े बड़े शहरों में रात्रि में चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह नहीं दिखाई देते, कारण क्या है? बड़े बड़े शहरों में इतना फैक्ट्री होते हैं कि इतना धुआं छा जाते हैं, बिल्कुल आपको तारे दिखेंगे ही नहीं। जैसे दिल्ली इज़ द मोस्ट पॉल्यूशन है ना स्टेट है, जो दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होते हैं। तो वहाँ पर आपको तारे, ग्रह, उपग्रह नहीं देखने को मिलते हैं। तो आपको ऑप्शन पढ़ लेना है, बिना ऑप्शन पढ़े आपको जवाब देते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपको जवाब दे देना है। धूल धुएं से भरे आसमान में कहीं खो जाते हैं, यानी कि धूल धुएं से तारे, ग्रह, उपग्रह नहीं दिखते। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आपको बिल्कुल सही सही जवाब देना है और आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 31 आ गया, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया। सबसे दूर ग्रह, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले को ग्रह कहते हैं और ग्रह के चारों ओर घूमने वाले को उपग्रह कहते हैं। टोटल ग्रह कितने हैं? जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स बताइए, जल्दी से। टोटल ग्रह 8 है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह, चमकीला ग्रह शुक्र, लाल ग्रह मंगल ग्रह, जल ग्रह पृथ्वी। ये सब आपको कॉमन सवाल आना ही चाहिए, बेसिक सवाल सौर सिस्टम से रिलेटेड है ना। ओके, तो हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन 31 में सबसे दूर ग्रह कौन सा है? नेपच्यून, शुक्र, शनि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा को पता है नेपच्यून इसका सही आंसर हो जाएगा। नेपच्यून एक ठंडी ग्रह है क्योंकि सूरज से सबसे दूर में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, खगोलीय पिंड की दूरी को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किस इकाई का उपयोग किया जाता है? किस यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। लाइट ईयर इज द राइट आंसर, लाइट ईयर इज द राइट आंसर। प्रकाश वर्ष द्वारा इकाई को मापा जाता है, यानी कि दूरी को मापा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 33, किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम हो जाता है? थोड़ा क्वेश्चन को समझिए। किस घर्षण को, जब दो चीज़ को आपस में रगड़ते हैं, किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम हो जाता है? तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, इन्हीं ऑप्शन में आपको जल्दी से जवाब दे देना है। तो बिना लेट के इसका आंसर देते हैं। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए चुने हैं थोड़ा चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए कितने बच्चों ने चुने हैं, थोड़ा ऑप्शन। बिल्कुल सही जवाब सर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जितने बच्चों ने चुने 33 का ऑप्शन नंबर ए एस्थेटिक घर्षण, जितने बच्चों ने चुने आप बिल्कुल सही जवाब दिए, बिल्कुल सही जवाब दिए। 33 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एस्थेटिक घर्षण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, जी हाँ, तरल, हवा, जल,
में गति करने वाली वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण को क्या किया जाता है, घर्षण को क्या किया जाता है पता है, घर्षण को अधिक किया जाता है, फिर घर्षण को कम किया जाता है, तो सभी को पता है घर्षण को कम किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर जल्दी से आ जाए 35 पर, बहुत ही जल्दी हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है, किस प्रकार की यानी कि किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है। तरल आपको पता है ना, जो चीज बह जाते हैं तरल चीज में गिनती आते हैं, नौकाकार। ऑप्शन नंबर ए सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 35 का। बिना लेट के 36 देखिए, प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशे किसे कहते हैं। एक होता प्राकृतिक रेशा जो अपने आप बने हैं, रेशम वगैरह अपने आप, रेशम, रेयन, पॉलिस्टर, संश्लेषित रेशे में क्या आएंगे, नायलॉन, जो बनाया गया है वो नायलॉन है, संश्लेषित रेशे हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाइए। निम्न में, जी हाँ, निम्न में क्या पूछा है, किस धागे की मजबूत सबसे अधिक होता है, किस धागे सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, निम्न में कौन से धागे सबसे मजबूत होता है। तो बच्चा को पता है, कपास, ऊन, रेशम, नायलॉन में सबसे ज़्यादा नायलॉन मजबूत है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 37 का। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, दमकल कर्मचारी के कपड़ों पर किसकी परत चढ़ी होती है। जी हाँ, दमकल कर्मचारी के कपड़ों पर आप देखे होंगे किस की परत चढ़ी होती है, मेलामाइन, पॉलीथीन, बेकेलाइट, किस चीज़ का परत चढ़ी होती है, तो सभी को पता है मेलामाइन। ऑप्शन नंबर ए जितने बच्चों ने चुने, आप बिल्कुल सही जवाब दिए, आप बिल्कुल सही जवाब दिए। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाइए, जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करता है, आयाम पर निर्भर करती है। सभी को पता है ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, आयाम पर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, ध्वनि की प्रबलता को घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपन को क्या किया जाएगा, आवृत्ति घटाना, आवृत्ति बढ़ाना, फिर क्या किया जाएगा, आयाम बढ़ाना, आयाम घटाना। ऑप्शन आपके सामने, आपको जल्दी से जवाब दे देना है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 40 का ये राइट आंसर हो जाएगा, आयाम घटाना होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके सामने 41। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 41 पढ़िए। प्रस्रव ध्वनि की कंपन की आवृत्ति कितना होती है, सबको पता होना चाहिए। हम लोग का जो सिर्फ जो ध्वनि हम लोग सुन सकते हैं, हम लोग का कान 20 हर्ट्ज से, जी हाँ 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं। एच जेड है ना, 20 एच जेड का अर्थ क्या होता है, हर्ट्ज, हर्ट्ज है ना, तो 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज हम लोग सुन सकते हैं। यहाँ पर सवाल क्या है, प्रस्रव ध्वनि कितना होता है, याद रखिए 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, रिएक्टर पैमाने पर किस तीव्रता वाला भूकंप विनाशकारी मापा जाता है। जी हाँ, रिएक्टर पैमाने, भूकंप नापने के लिए जो स्केल है ना, रिएक्टर पैमाने पर किस तीव्रता वाला भूकंप विनाशकारी, तो 7 या उससे अधिक वाला सबसे ज़्यादा विनाशकारी माना जाता है। अगर ये आ गया तो बिल्कुल आपके लिए बहुत ही नुकसान हो जाएगा। आपको पता है भूकंप आने से बहुत ही ज़्यादा नुकसान। भूकंप से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, भूकंपों का देश किसे कहते हैं, सभी बच्चा को पता होना चाहिए। जापान को कहते हैं, जी हाँ जापान को कहते हैं भूकंपों का देश, जो उगता हुआ सूरज का देश भी कहते हैं। ये हमारे एशिया महाद्वीप में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाए बिना लेट के। क्वेश्चन नंबर 43 पढ़िए। वायुमंडलीय, जी हाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, वायुमंडलीय विद्युत की खोज किसने किया था, क्वेश्चन नंबर 45 में। तो इसका थेल्स ने, न्यूटन ने, विलियम गिलबर्ट ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 44 पे आ जाइए। ऊन से रगड़ी गई एबोनाइटिक छड़ क्या होता है, ऊन से, ऊन पता है, सबको पता है, ऊन से रगड़ी गई छड़ पर, तो इसमें नेगेटिव हो जाएगा। और ऑप्शन बिना लेट के हम डायरेक्ट आंसर आपको बताते, तो ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, आपका टाइम बचाना चाहते हैं हम। रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि दोनों में जब नेगेटिव होगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे से टच नहीं होंगे, आकर्षित नहीं करेंगे, प्रतिकर्षित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जितने बच्चों ने चुने बिल्कुल आप सही जवाब दिए। आज ये क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 45 पे देखिए क्या बोला है, वायुमंडल में किस गैस की वृद्धि तापन समस्या हो सकती है। जी हाँ, वायुमंडल में कौन सा गैस बढ़ने से हम लोग के लिए बहुत ही बड़ी समस्या हो सकता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, CO2 CH4। आपको पता है CO2 अगर बढ़ जाएगा, CO2 की तादाद अगर बढ़ जाएगा, इसकी परसेंटेज, तो पृथ्वी का गर्मी दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार CO2 है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 46 पे जितने बच्चे आ गए थोड़ा पढ़िए क्वेश्चन। पृथ्वी पर पाए जाने वाली विलास
स्पेलिंग मिस्टेक विशाल लिखा है। विवर्तिकित प्लेट की संख्या कितना होता है, जल्दी से बता दीजिए। पृथ्वी पर पाए जाने वाली, जी हाँ, पृथ्वी पर पाए जाने वाली विवर्तनिक प्लेट की संख्या कितना है, तो इसको बच्चा को पता होना चाहिए। 6 है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 47 पे आ जाइए। ताजमहल में लगे पत्थर का क्षरण हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है। ताजमहल थोड़ा सा पीला पीला सा दिख रहा है उसका जो पत्थर है, तो इसमें किसके कारण है। अम्ल वर्षा के कारण, विश्व तापन, सीएनजी, एलपीजी। तो ऑप्शन नंबर ए जितने बच्चों ने बताया बिल्कुल सही है। ताजमहल का जो रंग पीले पीले पड़ रहे हैं, क्षय हो रहा है, तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से भी कम होता है। अम्लीय वर्षा होने से जलीय जीवों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। पेड़ों यानी कि पेड़ पौधे के पत्ते पीले हो जाते हैं, इमारतों की सुंदरता घट जाती है। आप बिल्कुल पढ़े हैं, 7 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 पे सवाल क्या है, थोड़ा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। द्वितीयक प्रदूषक कौन है। प्रदूषक जो है कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीला गैस है, उसी प्रकार बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो इसमें बताया है कि द्वितीयक प्रदूषक कौन है, तो बच्चा को पता होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड प्रथम है, तो द्वितीयक में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सल्फर नाइट्रोजन के अम्ल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाइए। कुछ प्रजातियों का विलुप्त होने पर गायब होने का कारण क्या है। अलग अलग एशियाई चीता हो गया, बहुत सारे जानवर गायब हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं। अब हम लोग के लिए बहुत ही दिक्कत की बात है, क्योंकि हम लोग जंगलों का विनाश कर दिए। जंगलों का विनाश कर दिए, इसका मतलब जंगल सिर्फ नहीं काटे, किसी का आवास, किसी का घर उजाड़ दिए। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, आवासों का विनाश करना। और ऑप्शन नंबर 4 देखिए, शिकार करना। शिकार करने की वजह से, आवास का विनाश करने की वजह से बिल्कुल बहुत जानवर गायब हो रहे हैं। पेड़ लगाएंगे तो गायब नहीं होगा, वनों का बचाएंगे तो गायब नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए और 4 देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और 4, आवासों का विनाश और शिकार, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट वन क्वेश्चन पे आ जाइए। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु किया जाता है। जी हाँ, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है, पता होगा सब बच्चा को। जमीन के अंदर से निकलता है पेट्रोलियम। जी हाँ, जमीन के अंदर से निकलता है पेट्रोलियम। समुद्र में जो अलग अलग मशीन के माध्यम से निकाला जाता है, तो पेट्रोलियम निकलता है। और पेट्रोलियम महंगा होने के कारण इसको काला सोना भी कहते हैं। तो इसका कौन सा जो है ना, सड़क निर्माण में उपयोग किया जाता है। आप देखे होंगे सड़क बनते हुए छिड़काव किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, जितने बच्चों ने बिटुमिन चुने हैं, आप बिल्कुल बिटुमिन चुने हैं, आप बिल्कुल सही जवाब दें। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। आई होप कि 50 क्वेश्चन में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का जवाब दे पाए हैं। तो मिलते हैं, इसी प्रकार मेहनत कीजिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़िए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, अभी फाइनल बोर्ड एग्जाम बहुत ही करीब है। तो चलिए आज के लिए क्लास यहीं पर एंड करते हैं।